भारत युवाओं का देश कहा जाने लगा है। देश की 50% से ज्यादा आबादी की उम्र 25 साल से कम है। इन युवाओं के पास जोश है, खरोश है और ये देख रहे हैं ऊंची उड़ान के बड़े सपने। इन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए स्किल इंडिया कार्यक्रम के जरिए सरकार भी मदद करना चाहती है। लोगों को हुनरमंद बनाकर पूरी दुनिया में मेक इन इंडिया का परचम लहराने का काम चल रहा है। कुछ ऐसे पढ़े लिखे जोशीले युवा भी हैं जो मेक इन इंडिया की कहानी को अपने बलबूते पर कामयाब बनाने में जुटे हैं। अपने स्टार्टअप्स के जरिए स्टार्टअप्स की ये छोटी छोटी कोशिशें अब बड़ा आकार ले रही हैं। कैसे, इसी पर है हमारी ये खास पेशकश। 2015 और 16 में 50,000 नई नौकरियां और 2020 तक 3 लाख नई नौकरियां स्टार्टअप्स जनरेट करेंगे। इतनी रफ्तार से बढ़ रही है देश में स्टार्टअप्स की इकोनॉमी। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से CNBC आवाज आपको दिखा रहा है इस इंडस्ट्री के कुछ लेटेस्ट ट्रेंड और समझा रहा है कि कैसे बनती है और चलती है स्टार्टअप्स। इस कड़ी में अब देखते हैं कि कैसे आप पा सकते हैं नौकरी एक स्टार्टअप में। मजेदार, ट्रेंडी और पॉजिटिव एटीट्यूड से भरा ये दफ्तर है एक स्टार्टअप का। इसी माहौल में काम करने का अरमान रखते हैं हमारे देश के युवा। लेकिन इस दुनिया का एक असूल है, यहाँ नॉर्मल इज बोरिंग। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अजीबोगरीब हो। इसका मतलब है ये इंडस्ट्री हर पल कुछ नया देखना और करना चाहती है। यानी आप में कुछ अलग सोचने और कर दिखाने का जज्बा होना चाहिए। 64% of the startups in Bangalore are actually being founded and run by non-engineers as well. So while engineering is an important skill, what startups are also looking for are people who've got a very high level of non-cognitive skills with them. People who are creative, people who are team players, people who are risk takers. So it's not just being an engineer which is sufficient, but these other skills. Every company now they are looking for people who don't want to think. They don't want people who can think very conventionally. They want people who can think on non-conventional basis, and definitely they want someone who would be more creative in building solutions and providing solutions to their clients. So that's been the trend now. That's what all the analytics companies are looking to hire for. देश में टैलेंट तो है, लेकिन इसकी कमी भी है। इसलिए अब स्टार्टअप्स ग्लोबल टैलेंट पूल से भी लोगों को हायर कर रहे हैं। टैलेंट पूल ये जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से कंपनीज फाइनेंस होती जा रही है, ये टैलेंट पूल कम पड़ रहा है। और जो स्पेशली जो टॉप लेवल की जो टैलेंट है, उसमें कमी ज्यादा पड़ रही है इन सभी कंपनियों में। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जैसे भी फ्लिपकार्ट है, तो वहां पर गूगल से इन्होंने लोगों को अमेरिका से इंडिया लाए हैं। तो अभी ये जो टैलेंट की मार्केट है वो ग्लोबल हो चुकी है। तो आदमी ये नहीं सोचता कि मुझे अमेरिका में ही काम करना है, मुझे लंदन में ही काम करना है। आदमी जो टेक्नोलॉजी वाले हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो इंडिया आ जाते हैं। पे स्केल अभी इक्वलाइज हो गया है। तो स्टार्टअप में नौकरी करना चाहते हैं तो ये 5 बातें ध्यान में रखें। सबसे पहले आपका CV। ये एक प्रोफेशनल और एजुकेशनल उपलब्धियों की सूची नहीं हो सकती। इसे पेश करने का आपको नया अंदाज सोचना होगा। वीडियो, ग्राफिक, PPT की मदद से आप इसे कूल बना सकते हैं। स्टार्टअप से सीधे कनेक्ट करें। अगर आप संजीदा हैं, वाकई किसी स्टार्टअप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उनसे सीधे संपर्क बनाएं। आप फाउंडर को भी छोटा सा ईमेल लिख सकते हैं, उनके साथ काम करने की अपनी इच्छा जाहिर करते हुए। स्मार्ट काम करें। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कैसा हो अगर आप उस कंपनी के लिए एक ग्रोथ प्लान बनाएं जिसमें आप काम करना चाहते हैं। एक एलिवेटर पिच जिसमें ये दिखाया जाए कि आप कैसे कंपनी को आगे ले जा सकते हैं। रिसर्च करें। जिस स्टार्टअप में आपको नौकरी चाहिए, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना जरूरी है। उसका बाजार, प्रोडक्ट, सर्विसेज और कंपटीशन, सबकी जानकारी आपको होनी चाहिए। डिग्री होना जरूरी नहीं है। स्टार्टअप में नौकरी पाने के लिए आपके पास कोई हाई फाई डिग्री होना जरूरी नहीं है। डिग्री हो तो ठीक है, नहीं तो ढेरों ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिनसे आप टेक्निकल एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं नौकरी करते करते। इसके अलावा नेटवर्किंग इस इंडस्ट्री की सबसे क्रिटिकल चीज है। जहां स्टार्टअप्स हैं, आपका वहां होना जरूरी है। उनसे डिजिटली कनेक्ट होना भी काफी मायने रखता है। स्टार्टअप्स में जो सबसे ज्यादा फायदा करता है, अगर somebody is considering to join a startup, it's very important आप ऐसे लोगों से मिलें, one on one बात करें जिनका एक्सपीरियंस है स्टार्टअप्स में क्या होता है।
ऐसे लोगों से जिन्होंने probably people who are running a seed fund, अगर उनका access possible हो सके तो, because that I think is a very important element to make a decision कि startups मेरे लिए सही है कि नहीं है, क्या expectations होता है, because startups ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत high level of ambiguity होता है. Plans change at very frequent intervals. There are really no work-life balance. I think ये one-on-one first hand अगर आपको किसी से पता चले and उसके ऊपर बेस करके आप डिसीजन लेते हैं, it's better. स्टार्टअप्स में काम कर रहे ज्यादातर लोगों की उम्र 25 से 35 साल होती है. इस उम्र के लोगों में जोश होता है कुछ कर दिखाने का, इसलिए स्टार्टअप्स युवाओं को हायर करते हैं. तो किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं स्टार्टअप्स में? आजकल ये जमाना क्या कि एक जावा सीख लिया कॉलेज में तो मतलब मेरी लाइफ बन गई. अब ऐसा है कि हर रोज सीखना पड़ता है. तो ये जो आप देखते हैं ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं तो लोग अपने आप नई नई लैंग्वेजेस सीखते रहते हैं. जूलिया एक है, पाइथन लोग सीखते हैं, स्केला है, एप्पल की स्विफ्ट लैंग्वेज अभी नई है, गूगल से गो लैंग्वेज बनी चुकी है. तो लोगों को ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी जरूरत पड़े उस हिसाब से ऑन द स्पॉट नई लैंग्वेज सीख सके और नया काम कर सके. व्हाट यू आर इज बिटवीन योर ईयर्स, ऐसे आप जो जानते हो दैट डिफाइंस व्हाट यू आर. तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि बी वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद टेक एंड कोड करो. आई मीन ऑन एन एवरीडे बेसिस. यू आर एन इंजीनियर तो वो करना ही पड़ेगा, तभी आपको आई मीन यू विल बी सक्सेसफुल. तो एक नजर डालते हैं 2015 की उन 10 स्टार्टअप्स पर जहां काम करने में आपको मजा आएगा. इंस्टामोजो जो एक ई कॉमर्स और पेमेंट कंपनी है. जूम कार्ड एक पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है. वेयरहाउस ऑटोमेशन से जुड़ी है ग्रे ऑरेंज. टेलीमैटिक्स से जुड़ी कंपनी कार IQ. कंज्यूमर फोरम अकोशा. फर्नीचर और होम डेकोर स्टार्टअप अर्बन लैडर. रिटेल से जुड़ी जिवामे. एडवर्टाइजिंग से जुड़ी एक्टपोशा. रेडी हेल्थ जो आपको सही डॉक्टर तलाशने में मदद करती है. और लुका. 2015 की इन 10 स्टार्टअप्स टू वर्क फॉर की लिस्ट के अलावा भी देश में ऐसी कई स्टार्टअप्स हैं जो अपने कूल ऑफिसेज और अपनी एम्प्लॉय फ्रेंडली नीतियों के लिए जानी जाती हैं और इन सभी को तलाश है नए टैलेंट की. तो यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. आगे देखेंगे दिल्ली और मुंबई में स्टार्टअप्स की हवा कितनी तेजी से बह रही है. नमस्कार. अभी खबर आई है कि बेंगलुरु में व्हाइटफील्ड के आसपास से एक नई किस्म की खेती शुरू हुई है, आइडियाज की खेती. ये बेंगलुरु में क्या और क्यों हो रहा है, खुलासा होगा जल्द ही CNBC आवाज पर. वेलकम बैक. स्टार्टअप न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है. Housing.com, लोकल बनिया, Purple.com, क्लिप जैसे कामयाब स्टार्टअप्स का गढ़ है मुंबई का पवई इलाका. यहां से निकले कई स्टार्टअप आज देश के कामयाब बिजनेस बन चुके हैं. हालांकि मुंबई में दिल्ली और बंगलुरु के बनस्बत काफी कम स्टार्टअप्स हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त में पवई का ये इलाका इस शहर के लिए एक नया प्रॉमिस लेकर उभर रहा है. तो क्या बना रहा है पवई को स्टार्टअप्स के लिए हॉट, आपको दिखाते हैं. मुंबई में स्टार्टअप्स की बात हम करें और सिलिकॉन वैली की ही तरह पवई वैली का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. यहाँ पर आपको बता दें IT डोमिनेशन तो है ही, साथ ही IITs की पहली प्रेफरेंस पवई इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ उन्हें मेंटरिंग मिलती है बल्कि फंडिंग के भी कई सारे ऑप्शंस इनके लिए अवेलेबल हैं. पूरे मुंबई में जितने भी स्टार्टअप्स है आधे से ज्यादा स्टार्टअप्स का गढ़ पवई में ही है और इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स यहाँ पर डिजिटल स्पेस में आ रहे हैं और साथ ही स्मैक की स्पेस में भी पवई में काफी सारे स्टार्टअप्स उभरते हुए आपको दिखाई देंगे. मुंबई का ऐसा हिस्सा जो पिछले कई सालों तक शहर से जुड़ा नहीं था. सेंट्रल और वेस्टर्न सबर्ब के बीचों बीच बसा ये इलाका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी की वजह से डेड एरिया था. हीरानंदानी ग्रुप ने यहाँ डेवलपमेंट की शुरुआत की और अब कई बड़े डेवलपर्स जैसे नाहर ग्रुप पवई के चांदीवली जैसे इलाकों को बसा रहे हैं. पवई की शक्ल बदलने के साथ साथ यहाँ खड़ी की गई ऑफिस स्पेस आज स्टार्टअप्स की कर्म भूमि बन चुकी है. यहाँ पे कई बिल्डर्स ने जो ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस बनाए वहाँ पे स्मॉल ऑफिसेस बनाए.
मतलब 300, 400, 500 स्क्वायर फीट के भी ऑफिसेज बनाए जो कि इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलते नए कंस्ट्रक्शंस में। इस कारण से स्टार्टअप्स को तो छोटा ऑफिस चाहिए होता है, क्योंकि 3 लोग होते हैं, 8 लोग होते हैं, उनको खर्चा कम करना होता है। तो वो भी एक कारण बना पवई को स्टार्टअप का कैपिटल बनाने के लिए। IIT मुंबई पवई में ही है। IIT की वजह से यहाँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की कमी नहीं है और अब इन स्टूडेंट्स के नंबर से तिगुनी तेजी से यहाँ स्टार्टअप जन्म ले रहे हैं। अगर पूरी मुंबई में 500 स्टार्टअप्स हैं, तो उसमें से आधे से ज्यादा पवई में शुरू होते हैं और इनमें हर साल 30 से 35% का इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 1 साल में वेंचर कैपिटल फंडेड या फंडेबल स्टार्टअप्स 2 से 3 हजार इंडिया में जन्म लिए हैं। उसमें से ज्यादातर सारे बड़े शहरों में ही थे। बड़े शहरों में दिल्ली, बॉम्बे और बेंगलोर आता है। अगर बॉम्बे के जो 500-600 स्टार्टअप्स थे पिछले साल, उसमें से आधे से ज्यादा यानी 300 से ज्यादा तो पवई में ही या तो शुरू हुए या उन्होंने पवई में अपना बेस बनाया। मेरे ख्याल से 20-30% जैसे बढ़ता जाएगा मार्केट, आई थिंक 30-35% नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, जो गिनती है स्टार्टअप्स की, वो हर साल बढ़ेगी। पवई में अधिकतर डिजिटल बिजनेस के स्टार्टअप्स हैं, फिर चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, एजुकेशन, हेल्थ, रिटेल या फिर टेक। यहाँ का दूसरा उभरता हुआ ट्रेंड है स्मैक, यानी सोशल मोबाइल एनालिटिक्स एंड क्लाउड, जो तेजी से बढ़ रहा है। इनोवेटिव स्टार्टअप्स निवेशकों के बीच ज्यादा पॉपुलर होते हैं और पवई में इसकी कोई कमी नहीं है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2015 के पहले 6 महीने में ही 15,600 करोड़ की फंडिंग पवई के स्टार्टअप्स को मिल चुकी है। पूरे 2014 में तकरीबन 14,800 करोड़ रुपए वेंचर फंड हुए, वेंचर और एंजल मिला के। 2015 में ये जो नंबर है वेंचर फंड और एंजल फंडिंग का, ऑलरेडी 6 महीने में 15,600 करोड़ के आसपास है। तो काफी सिग्निफिकेंट, जिसे बोलते हैं, काफी नंबर ऊपर गया है। पवई का लाइफस्टाइल और खासकर यहाँ के कॉफी कल्चर से पूरी मुंबई वाकिफ है। ये कॉफी कल्चर स्टार्टअप्स को नेटवर्किंग करने में काफी मदद करता है। सीड फंडिंग चाहते हैं तो आप कैफे कॉफी डे जाते हैं। यदि आपकी फंडिंग हो चुकी है, आप सीरीज ए के लिए चाहते हैं, तो आप स्टारबक्स जाते हैं। लेकिन यदि आप वो भी कर चुके हैं और अभी आप उससे एडवांस है, सीरीज बी या लेट्स से $10-20 मिलियन की फंडिंग चाहते हैं, तो आप अरोमास कॉफी शॉप में जाकर बैठते हैं। लेकिन चाहे ये मजाक हो, लेकिन ये बात बिल्कुल मजाक नहीं है कि आप जब इन कॉफी शॉप्स में जाते हैं तो आप ज्यादातर लोग यही पाते हैं कि वो किसी को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, अपना पिच डेक बना रहे हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि कई स्टार्टअप्स ऐसे भी हैं जिनके पास ऑफिस है ही नहीं, वो बस कॉफी शॉप को ही अपना ऑफिस बनाकर बैठे हैं। पवई आज प्रॉपर्टी के लिहाज से एक हॉट डेस्टिनेशन है और इसकी वजह से ये थोड़ा महंगा भी हो गया है। लेकिन पवई से सटा एक छोटा सा इलाका चांदीविली भी स्टार्टअप्स का घर बन रहा है। स्टार्टअप्स के लिए यहाँ पर दफ्तर के ऑप्शंस तो कई सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही अनोखे ऑफिस में लेके आई हूँ। जी हाँ, आप देख सकते हैं, ये घर है दिखने में। वैसे तो यहाँ रहते हैं 6 लोग, लेकिन साथ ही ये एक ऑफिस स्पेस भी है, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 स्टार्टअप्स पे काम हो रहा है। दीवारों पर इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल कोट्स, अपने काम में कॉन्फिडेंस और जरूरत से थोड़ी ज्यादा एनर्जी, कैजुअल लुक में चिल करती ये यंग ब्रिगेड। ये है स्टार्टअप्स का उभरता चेहरा। IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी से निकले ये 21 से 24 साल के युवा लीग से हटकर कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं। Handy Home is a one-stop solution for electronic appliance repairs for people. We are working towards improving the fitness and the healthcare industry of India. इनोवेटिव आइडियाज और एक्सक्लूसिविटी का तालमेल इन सब के स्टार्टअप्स में दिखता है, लेकिन वो कौन सी बात है जिसकी वजह से ये पवई को अपनी पहली पसंद समझते हैं? नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो पाती है and everything here promotes the startup culture. That a lot of startups receive good mentoring from a lot of other old startup co-founders which have already established right now. So in terms of innovation, these old startup co-founders and these new startups are doing a lot. There's been a wave of startups which is coming up, and the people who have actually had experience with these startups early on are now actually pursuing their own interests and their own passions in life towards providing solutions to different questions or problems we face every day. इन यंग एंटरप्रेन्योर्स में जोश तो भरपूर है, इनके बिजनेस आइडिया में दम भी है, लेकिन अपने स्टार्टअप को कामयाब बिजनेस मॉडल में तब्दील करने के लिए इन्हें जरूरत है सही मेंटरिंग की, जो पवई में इन्हें मिल रही है। कविता थपलियाल, मुंबई। तो ये थी मुंबई के पवई की कहानी, जहां पर स्टार्टअप्स
आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की कि वहां पर स्टार्टअप्स के लिए क्या कुछ हो रहा है। नमस्कार। अभी खबर आई है कि जयपुर के विक्रम बंसल ने बेंगलुरु के बंधु करियप्पा से हाथ मिलाया है और बदले में उन्हें मिला है 100 करोड़ का आशीर्वाद। ये कैसे रिश्ते बन रहे हैं बेंगलुरु में, खुलासा होगा जल्द ही CNBC आवाज पर। तो CNBC आवाज पर स्टार्टअप न्यूज जारी है। आपका एक बार फिर स्वागत है इसमें। आज देश में लगभग हर 10 आदमी में से 7 खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। देश में एंटरप्रेन्योर्स की इस लहर को बढ़ावा दे रही है डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी सरकार की स्कीम्स। देश की राजधानी दिल्ली के आसपास का इलाका जैसे गुड़गांव और नोएडा स्टार्टअप्स का गढ़ बन रहा है, लेकिन अभी भी बेंगलुरु से काफी पीछे। क्या है दिल्ली एनसीआर की ताकत और किन समस्याओं पर अब देना होगा ध्यान, जिससे यहां स्टार्टअप्स खुलकर अपना कारोबार चला सके? आइए एक नजर डालते हैं। हम हैं दिल्ली एनसीआर के गुड़गांव में। हरियाणा का ये शहर एक वक्त पर बीपीओस के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये एंटरप्रेन्योरशिप की एक ऐसी कहानी लिख रहा है जो कि इंडिया के स्टार्टअप सीन को डिफाइन कर रही है। यहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लोग अपनी बड़ी MNC जॉब छोड़कर कुछ खुद करने के जुनून से आगे बढ़ रहे हैं और ये शहर उनके जुनून को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। कई साल पहले गुड़गांव मशहूर हुआ मारुति, नेस्ले, HUL, GE, जेनपैक जैसी बड़ी कंपनियों के दफ्तरों के लिए। इसके चलते यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा, यहाँ की आबादी में कामकाजी युवाओं की तादाद बढ़ी और इस नए टैलेंट को यहाँ अपने सपनों को पंख लगाने का मौका मिलने लगा। लोगों और कंपनियों की जरूरत के हिसाब से नए नए कारोबार खड़े होने लगे। इंडस्ट्री भी काफी दिल्ली में है एंड स्पेसिफिकली गुड़गांव में काफी सारी यहाँ कंपनीज बेस्ड हैं। तो अगर आपको, जैसे हमारा काम काफी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज, गैजेट कंपनीज से होता है, तो वो सारे ब्रांड्स जो हैं ज्यादातर सब लोगों के ऑफिस गुड़गांव में हैं। उसके अलावा भी टेलीकॉम कंपनीज, मीडिया कंपनीज, स्टार्टअप जो और इंडस्ट्रीज में हैं, रियल एस्टेट कंपनीज, तो काफी सारी इंडस्ट्री जो है दिल्ली एनसीआर में है। तो इन दोनों चीजों से फायदा होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लोग जुझारू होते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा रखते हैं। यही नहीं, दिल्ली का कंज्यूमर भी हर पल कुछ नया चाहता है और काफी एस्पिरेशनल है। देश की राजधानी हमेशा से ही अलग अलग कल्चर्स का मेल्टिंग पॉइंट रही है। बढ़िया एजुकेशन सिस्टम, मीडिया इकोसिस्टम भी इस इलाके को नए बिजनेसेस के लिए आकर्षक बनाते हैं। पोजिस्ट, अकोशा, एडपुशअप, विंगीफाई जैसे अलग सोच वाले कुछ नया कर रहे स्टार्टअप हो या फिर स्नैपडील, ग्रीन डस्ट जैसे रिटेल स्टार्टअप्स, सभी ने गुड़गांव को अपना घर बनाया है। फॉर अ स्टार्टअप 2 या 3 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट होती है टू गेट दैट स्टार्टेड। क्या इकोनॉमिक्स बनते हैं, रेंटल्स, इकोसिस्टम ऑफ सपोर्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंट। इन तीनों में गुड़गांव एज अ लोकेशन along with its peripherals on Delhi, along with the NCR overall, has come to be sustainable. कुछ कॉमर्स बिजनेसेस, लॉजिस्टिक्स ड्रिवन बिजनेसेस वहाँ पे स्केल अप हुए हैं एंड ये अच्छे केस स्टडीज और एग्जांपल्स है where talent has been available reasonably and rentals have been helping that, and the overall building of ecosystem भी इसको बहुत फायदा करता है। दिल्ली एनसीआर का इलाका उन स्टार्टअप्स को भी पसंद आता है जिन्हें सरकारी अप्रूवल्स की काफी जरूरत रहती है, जैसे कि फूड, पब्लिक सर्विसेज के स्टार्टअप्स आपको यहाँ काफी दिखेंगे। दिल्ली एनसीआर का दूसरा हिस्सा है नोएडा, जो भले ही एयरपोर्ट से दूर है, लेकिन यहाँ कम लागत में आप काम शुरू कर सकते हैं और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। पेटीएम, ज़ोपर और शीरोज जैसे स्टार्टअप्स यहाँ उभर रहे हैं। शीरोज.com औरतों के लिए बनाया गया एम्प्लॉयमेंट पोर्टल है। यहाँ के स्टार्टअप्स, यहाँ पर जो बिजनेसेस हैं वो बहुत डाइवर्स हैं। अगर हम बैंगलोर का स्टार्टअप कल्चर देखें तो बहुत टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, सिर्फ टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं ज़्यादा वहाँ पर अगर हम दिल्ली में देखें तो सब तरह के कंपनीज हैं, सब तरह के सेक्टर्स में रिप्रेजेंटेशन है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, फूड, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल टेक, मोबाइल गेटवे, क्लाउड टेलीफोनी, सोशल एंटरप्राइजेज,
कल्चरल एंटरप्राइजेज। सो आई थिंक जो रेंज है वो बहुत बड़ा है। लेकिन जब बात आती है नए स्टार्टअप्स के उभरने की और फंडिंग की, तो दिल्ली एनसीआर का ये इलाका आज भी काफी पीछे है। इसकी कुछ बड़ी वजह है। सबसे पहले वर्क कल्चर। दिल्ली के वर्क कल्चर में सेल्स और टारगेट पर जोर दिया जाता है, जो इनोवेशन और नई सोच के विपरीत काम करता है। स्टेटस कल्चर। दिल्ली में लोगों को सोशल स्टेटस दिखाने का शौक है। बड़ी गाड़ी, घर और लग्जरी ब्रांड्स, ये सब पाने की जल्दी एक स्टार्टअप की शुरुआती तरक्की के लिए हानिकारक हो सकता है। युवाओं का काम की तरफ ढीला रवैया। शुरुआत में किसी भी स्टार्टअप को कामयाब बनाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। छुट्टियां, बाहर मौज मस्ती और खाना पीना भूलकर काम करना होता है, जो दिल्ली में लोग कम कर पाते हैं। नाकामयाबी की तरफ रवैया। दिल्ली में स्ट्रगल कर रहे एंटरप्रेन्योर्स को लोगों का खराब रवैया झेलना पड़ता है, जो आगे बढ़ने के लिए ठीक नहीं है। बाबू कल्चर। दिल्ली में सरकारी जी हुजूरी वाले कल्चर से लोग नहीं निकल पाए हैं और एक स्टार्टअप का माहौल ऐसा नहीं हो सकता। महिलाओं की सिक्योरिटी पूरे दिल्ली एनसीआर में एक बड़ा मुद्दा है। तो स्टार्टअप्स की कहानी को कामयाब बनाने के लिए एक इकोसिस्टम की जरूरत होती है। देश की राजधानी दिल्ली और देश की कमर्शियल कैपिटल मुंबई स्टार्टअप की इन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकी हैं। स्टार्टअप को ये इकोसिस्टम मिला बेंगलुरु में। बेंगलुरु में कैसे हुआ ये सब हम आपको बताएंगे आने वाले कुछ दिनों में। नमस्कार। अभी भी खबर आई है कि बेंगलुरु के एक रेस्टोरेंट में बीसी बेले भात के साथ साथ लिट्टी चोखा फ्री मिल रहा है। ये बेंगलुरु में क्या और क्यों हो रहा है, खुलासा होगा जल्द ही CNBC आवाज पर।